Bismillahirrahmanirrahim. So this is our lecture of lecture 16 of principles of communication, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था वो उसका वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशंस, और उसमें हमने देखा था कि बेसल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कोएफिशिएंट्स को, एम्पलीट्यूड्स को एवेलुएट करने के लिए। तो वो बेसल फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, बेसल फंक्शन को कैसे हम उसमें एवेलुएट करते हैं और क्या उसमें अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ की जा सकती हैं नैरो बैंड के लिए और वाइड बैंड के लिए। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो we don't consider it infinite as the equation says, तो उसकी इवेल्युएशन के लिए कार्सन्स रूल वो हम उसको डिस्कस करेंगे। और व्हाट आर रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर यूज़ ऑफ एफएम ब्रॉडकास्ट, इसके बारे में, और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इससे रिलेटेड उनको भी हम डिस्क्राइब कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो in the last lecture we derived these expressions for wideband frequency modulation in time domain and frequency domain। तो चूँकि उसमें जो फंक्शन था हमारे पास दैट वाज कम्प्लेक्स फंक्शन, और उसको हमने फोरियर सीरीज से उसको एक्सपेंड करके तो इस फॉर्म में लेके आए, जिसमें उसमें देर आर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज इन इट, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें उसमें नज़र आ जाता है कि n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी डेल्टा फंक्शंस हैं जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमारे पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल्स की स्पेसिंग पर मौजूद हैं। अब इन फंक्शंस के एम्पलीट्यूड्स कितने सिग्निफिकेंट होंगे और क्या उनकी वैल्यू होगी, ये हमें ये बेसल फंक्शन से इसकी वैल्यू से पता चलता है। और बेसल फंक्शन चूँकि एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको टेबल से लुकअप भी किया जा सकता है। तो लाइक दिस के कैरियर फ्रीक्वेंसी और उसके बोथ साइड्स पे इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ एफ एम की स्पेसिंग पे हमारे पास डेल्टा फंक्शंस हैं, और ये हमारे उसके साइड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एफ एम के बन जाते हैं। तो इन थ्योरी इसकी यानी बैंडविड्थ वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट्स हैं, जो उसके एम्पलीट्यूड्स हैं, वो हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, बाकी को भी इग्नोर इट। Now if you look at the Jn of beta, that is a Taylor series function, जिसको हम इस फार्मूला से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Jn of beta is approximately equal to beta power n over 2 power n into n factorial, और या इस इंटीग्रेशन से भी इसको इवेलुएट किया जा सकता है 1 over पाई 0 to पाई कोसाइन ऑफ बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। तो इसकी स्मॉल वैल्यूज ऑफ बीटा के लिए तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की जा सकती हैं कि जे ज़ीरो ऑफ बीटा यानी ज़ीरो ऑर्डर के का जो फंक्शन है that is approximately equal to 1, j1 of beta is approximately equal to beta by 2, and of उससे हायर ऑर्डर n ग्रेटर देन 1 को हम ज़ीरो अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हैं।
तो और लार्ज वैल्यूज ऑफ बीटा के लिए फिर वी लुक एट टेबल, वहाँ से उसकी हम एम्पलीट्यूड्स को डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए यहाँ से लुकअप कर लेते हैं। मसलन ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं 2, 5, 6, 7 अप टू 15 इस टेबल में शो की गई हैं। और कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह इस टेबल से उनकी वैल्यूज़ भी लुकअप की जा सकती हैं। तो ये प्लॉट जो है वो इन बेसल फंक्शंस को डिफरेंट n की वैल्यूज़ के लिए उसको प्लॉट में शो कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ बेसल फंक्शन, और उसके सेवरल यानी जो ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, हर एक के लिए अलग अलग प्लॉट है। और अगेंस्ट बीटा जो है वो उसको प्लॉट किया गया है। तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसकी वैल्यूज जो है वो एवेलुएट की जा सकती हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं इन आवर एम्पलीट्यूड evaluation of the frequency modulation wave. And like I said earlier कि उसके अंदर स्मॉल वैल्यूज ऑफ बीटा के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। J0 of beta is approximately 1, J1 of beta is beta by 2, Jn beta is 0, और ये उसमें टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। Now we can identify some observations, कुछ जो peculiar चीज़ें हम इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और उसके फंक्शन की फॉर्म्स के बारे में और बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज से देख सकते हैं कि नैरो बैंड एफएम इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ दिस जनरल वाइड बैंड एफएम इक्वेशन, जिसमें हम बीटा जो है वो उसकी बहुत स्मॉल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, मच लेस देन 1 रेडियन, और फिर उसमें अगर हम बेसल फंक्शन को इवेलुएट करें तो ओनली J0 ऑफ बीटा एंड J1 बीटा हैव सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, तो बाकी को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ हम उसके दो वैल्यूज़ लेंगे बेसल फंक्शन के, तो इफ़ेक्टिवली हमारे पास जो एफएम वेव है उसमें कैरियर और सिंगल पेयर ऑफ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज एट एफ सी प्लस माइनस एफ एम, यानी एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम के ऊपर लाई कर रही होंगी। तो यही इक्वेशन हमने शुरू में जब नैरो बैंड में जब हमने उसका केस डिस्कस किया था तो इसी रिज़ल्ट पे हम वहाँ से भी पहुँच गए थे। वहाँ से भी हमने उसकी जो उसकी फॉर्म देखी थी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो उसमें यही कैरियर और सिंगल पेयर ऑफ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज थी, और हमने कहा था कि दिस इज सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन केस। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कंपोनेंट जो है हमारे पास एफ सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, दैट वेरीज विद बीटा according to J0 beta in this FM wave. And third observation is that average power of an FM wave
एवरेज पावर के लिए जो हमने पावर डिटर्मिनेशन के लिए फार्मूला था हमारे पास, तो उससे हमारे पास ये स्क्वायर ऑफ दिस बेसल फंक्शन एंड ए कैरियर स्क्वायर की फॉर्म आ जाती है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बेसल फंक्शन की हम यूज़ करते हैं कि दिस फ्रॉम n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे स्क्वायर ऑफ n ऑफ ऑर्डर बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ पर पुट करें तो पावर इज हाफ ए सी स्क्वायर एवरेज पावर ऑफ एफ एम वेव फॉर रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, अदरवाइज ए सी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, जैसे पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो दैट विल बी हाफ ए सी स्क्वायर बाय आर। अगर उसको आर को 1 ओम पुट करें तो हाफ ए सी स्क्वायर। नाउ प्रैक्टिकल वैल्यूएशन ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एफएम, उसके लिए जैसे हमने कहा है कि चूँकि उसमें इनफाइनाइट कोएफिशिएंट्स हैं और साइड बैंड्स हैं, तो वी कैन से दैट बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव इज इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली it is calculated based on how many side bands have significant amplitudes। अब जिन साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होगा उनको हम बैंडविड्थ से इग्नोर कर देंगे। तो इससे स्लाइड डिस्टॉर्शन तो हमारे पास सिग्नल में आएंगी, लेकिन ये है कि हम बैंडविड्थ को लिमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, सिंपल फार्मूला यही है कि बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स एफ एम इंटू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स। यानी जितने भी साइड बैंड्स होंगे वो हर साइड बैंड एक यानी एफ एम की ट्वाइस फ्रीक्वेंसी वो टेक कर लेता है। तो जितने साइड बैंड्स होंगे उसको 2 टाइम्स एफ एम से मल्टीप्लाई कर लें, तो दैट इज़ अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ। और जैसे हमारा बीटा या मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन में कहा था कि स्मॉलर वैल्यूज ऑफ बीटा के लिए हम सिर्फ एक साइड बैंड कंसिडर कर लेंगे, लेकिन हायर वैल्यूज में साइड बैंड्स भी इंक्रीज होते हैं और बैंडविड्थ भी इंक्रीज होती है। तो सेकंड मेथड हमारा बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको कार्सन्स रूल कहते हैं। कार्सन्स रूल एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड रूल ऑफ थंब है और जिसके जरिए एस्टीमेट की जाती है एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ को। और इसमें हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ की को भी यूज़ करते हैं, उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और एफ एम जो बेस बैंड मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है। तो जो फार्मूला है वो इस तरह है कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे देता है इन हर्ट्ज। As an example, consider that commercial FM signals use peak frequency deviation delta f is equal to 75 kilohertz। यानी ये मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एफएम सिग्नल्स के लिए, ये यूएस के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। और मैक्सिमम बेस बैंड फ्रीक्वेंसी मैसेज फ्रीक्वेंसी इज 15 किलोहर्ट्ज। तो Corson's rule estimates that the total FM signal bandwidth is 2 इंटू 75 प्लस 15, तो 180 किलो हर्ट्स हो जाती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 15 किलो हर्ट्स मैसेज बैंडविड्थ, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें जस्ट उसके ट्वाइस 30 किलो हर्ट्स की बैंडविड्थ चाहिए होती है, और एफएम में 180 किलो हर्ट्स विच इज़ 6 टाइम्स द
बैंडविड्थ ऑफ एएम। इसको हम थोड़ा सा कार्सन्स रूल के ऊपर मज़ीद भी बात करते हैं नेक्स्ट। So, practically FM wave is limited to finite number of significant side frequencies that have specific with specific distortion। उसका हमने साइड बैंड्स, अगर हमें सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स का पता हो तो हम उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो कार्सन्स रूल है, दैट इज़ 2 times डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एफ प्लस एफ एम। तो अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें कि बीटा इज़ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एम, यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो फिर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कि ये रिलेशन बन जाती है कि डेल्टा एफ को अगर बाहर ले लें 2 times डेल्टा एफ इंटू 1 + 1 ओवर बीटा, तो बीटा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन जाता है। तो इसमें अब अगर हम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का केस कंसिडर करें, जिसमें वी टेक बीटा मच लेस देन 1, यानी डेल्टा एफ ओवर एफ एम इज़ लेस देन 1, और इट मीन्स दैट डेल्टा एफ इज़ मच लेस देन एफ एम। तो इट मीन्स के इसमें हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे डेल्टा एफ को अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल पुट कर लें अगर, तो ट्वाइस एफ एम के इक्वल हो जाती है, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी हमारे पास सेम बैंडविड्थ आती है। और दूसरे केस में जब हम वाइड बैंड एफएम की बात करते हैं, तो चूँकि बीटा इज़ मच ग्रेटर देन 1, उसमें डेल्टा एफ इज़ मच ग्रेटर देन एफ एम। तो एफ एम को हम 0 के इक्वल पुट कर लें या इग्नोर कर लें, तो बीट बैंडविड्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 times डेल्टा एफ। तो ये भी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज्यूम की जा सकती है फॉर दैट केस, बट इन overall formula we have 2 times delta f plus fm. Now frequency modulation has clear advantages in terms of noise reduction, क्योंकि नॉइज़ का ताल्लुक जो है वो एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होता है। नॉइज़ जो है वो एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करती है। तो जब हम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे कैरियर का, तो उसमें जो चेंजेस आएंगी हमारी मॉड्यूलेशन से, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आएंगी। तो नॉइज़ अगर एम्पलीट्यूड को इफेक्ट भी करती है, तो फ्रीक्वेंसी से हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना आसान हो जाता है। तो चूँकि उसकी बैंडविड्थ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, तो देयर आर सम इंटरनेशनल रेगुलेशंस एंड वी नो दैट बैंडविड्थ इज़ वेरी प्रेशियस। बैंडविड्थ चूँकि हमारा एक बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स है, तो दीज आर कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ फॉर इंटरनेशनल रेडियो इसकी प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस हैं, जो कि कमर्शियल एफएम ब्रॉडकास्ट स्टेशंस के लिए यूज़ होती हैं टू अवॉइड फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंसेस। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की जो वैल्यू है एफएम मॉड्यूलेशन में, वो 75 किलोहर्ट्ज़ प्लस माइनस की फिक्स की गई है, यानी डेल्टा एफ आपका मैक्सिमम इस तक जा सकता है। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द कैरियर, यानी कैरियर जो है वो उसको 2 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दे सकते हैं आपके, वो उसमें मतलब उसकी स्टेबिलिटी उसमें वेरी कर सकती है। एंड per channel allowable bandwidth is 200 kilohertz. So these are the prescribed regulations for frequency modulation.
Now we look at some example numerical problems which relate to frequency modulation. In this first problem, uh, in an FM system, if the maximum value of deviation is 75 kilohertz or maximum modulating frequency is 10 kilohertz, create the deviation ratio and bandwidth of system. इसके लिए हम कार्सन्स रूल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी साइड बैंड्स हैं, तो वैसे भी इसमें कार्सन रूल्स का स्पेसिफाई किया गया है। तो डेल्टा एफ मैक्सिमम 75 किलो हर्ट्ज़ है और एफ एम इज़ 10 किलो हर्ट्ज़ एट मैक्स। तो डिविएशन रेशो या मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसको भी कहते हैं डेल्टा एफ ओवर एफ एम, दैट इज़ 75/10 7.5। एंड बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम के लिए हम जो एस्टिमेट यूज़ करेंगे 2 टाइम्स एफ एम एक्स प्लस डेल्टा एफ, तो 170 किलो हर्ट्ज विल बी द बैंडविड्थ using Carson's rule. In the second example, we have used Carson's rule to compare bandwidth that would be required to transmit a baseband signal. Baseband signal is the message signal, modulating signal, with a frequency range from 300 Hz to 3 kHz, using narrowband FM with maximum deviation 5 kHz and wideband with maximum deviation of 75 kHz. So you can see that how much difference is between narrowband and wideband. Narrowband में हम बहुत bandwidth को small रखते हैं और deviation बहुत minor होती है as compared to wideband. तो narrowband में हमारे पास delta f is 5 kilohertz, तो bandwidth is 2 times f plus delta f 16 kilohertz आ जाएगी। और wideband में you can compare it with 156 kilohertz using same Carson's rule। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, नैरो बैंड में it is almost 10 times reduced bandwidth than wide band। इस एग्जांपल में भी बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट की गई है यूजिंग Carson's rule, और you can look at that। FC is given as 100 megahertz, delta F is 75 and modulating frequency, so FC is not utilized, but ये आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए भी दी जा सकती है। तो you only need delta F and modulating frequency for evaluation of bandwidth using Carson's rule. Now this is a standard single tone FM signal is given by V is equal to 10 sine 16 pi into 10 power 8t plus 3 sine 2 pi into 10 power 3t। और इसको वोल्ट्स की यूनिट भी दी जा सकती हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म SFT पढ़ा था, तो उसमें आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ पर पाई आ रहा है तो आप इसको समझ लें कि ये ओमेगा में इसने फ्रीक्वेंसी की यूनिट यूज़ की है, तो आप उसको ओमेगा इज़ 2 पाई एफ, यानी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दे आर इंटरचेंजेबल। तो वी नीड टू फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, डेविएशन, कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड पावर। तो ये बाज़ दफ़ा ओमेगा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, बाज़ में एफ में, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, ओके। तो दिस इक्वेशन इज v is equal to 10 sine
16 pi into 10 power 8 t plus 3 sin 2 pi into 10 power 3 t। और इस तरह जो साइनोसाइडल है उसमें कहीं पे साइन भी यूज़ किया जा सकता है, कोसाइन भी यूज़ किया जा सकता है। तो these don't make any difference. So if you compare it with standard form, standard equation, उसको इस फॉर्म में v is equal to EC is another symbol used for amplitude. You can EC भी इसको बाज़ लोग यूज़ करते हैं। AC हमने जो अपने टेक्स्ट में यूज़ किया था पीछे जो स्लाइड में AC था, AC एंड EC इज़ वन एंड द सेम थिंग। साइन हो या कोसाइन हो डजेंट मेक डिफरेंस। ओमेगा सी इसने जो है वो एंगुलर या वो रेडियन वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, तो उसको आप 2 पाई एफ सी टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस एम एफ या बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए एम भी यूज़ करते हैं और बीटा भी यूज़ करते हैं, तो ये टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जिस आथर से हमने स्लाइड ली है वो दूसरे कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस इन द सिंबल्स। तो एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट एंड ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 16 पाई इंटू 10 पावर 8 और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 3 और ओमेगा एम यानी मॉड्यूलेटिंग उसकी जो है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 पावर 3। तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ सी जो है ओमेगा सी बाई 2 पाई कर लें 8 इंटू 10 पावर 8 हर्ट्ज हो जाएगा। एफ एम जो है वो ओमेगा एम ओवर 2 पाई कर लें तो 10 पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी डिविएशन डेल्टा एफ को जो है वो आप यहाँ पर 3 इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो 3 टाइम्स एफ एम कर लें तो 3 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा हर्ट्ज डेल्टा एफ। और पावर ऑफ एफ एम इज इक्वल टू हाफ ए सी स्क्वेयर। और मैंने कहा था कि उसमें आप रेजिस्टेंस 1 ओम का यूज़ करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को आर रखना चाहे ई सी स्क्वेयर बाई 2 आर, तो 10 स्क्वेयर बाई 2 आर 50 बाई आर इन्होंने लिखा। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम हो तो 50 वाट्स विल बी द पावर। तो इस तरह से ये हमने इसमें डिफरेंट पैरामीटर एवेलुएट कर लिए। In this example, an FM system modulating frequency is 1 kilohertz. FM is given in hertz. Modulating voltage EM या इसको AM भी आप कह सकते हैं 2 volts. Deviation delta F is equal to 6 kilohertz. If modulating voltage यानी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो AM is raised to 4 volts, what is the new deviation? डेल्टा एफ अब क्या होगा? तो डेल्टा एफ, अच्छा दूसरी बात है, इफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज फर्दर इनटू 8 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 500, व्हाट विल बी डिविएशन? तो एफ एम इज 1 किलो हर्ट्ज, ई एम या ए एम इज 2 वोल्ट और डेल्टा एफ इज 6 किलो हर्ट्ज। तो जो रिलेशन है ई एम और डेल्टा एफ में वो के एफ के जरिए, डेल्टा एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी टाइम्स एम्पलीट्यूड।
तो हर्ट्ज पर वोल्ट उसकी यूनिट भी है ना। तो के एफ को फाइंड करना हमें पड़ेगा सबसे पहले। तो के एफ को डेल्टा एफ ओवर ई एम कर लें तो 3 किलोवाट्स पर वोल्ट आ जाएगा। तो अब अगर ई एम को चेंज कर लिया जाए, 4 वोल्ट किया जाए, तो डेल्टा एफ उसी रिलेशन से फाइंड किया जा सकता है, के एफ टाइम्स ई एम, 3 किलोवाट्स पर वोल्ट इंटू 4, तो 12 किलोवाट्स डेल्टा एफ हो जाएगा। और अगर ई एम को 8 वोल्ट कर लिया जाए और एफ एम को 500, तो डेल्टा एफ हमारे पास जो है वो 3 इंटू 8 24 किलो हर्ट्स हो जाएगा। So these are were some numerical problems related to this frequency modulation.